नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और राजधानी लाइव की शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। नेशनल हेराल्ड केस में चल रही ईडी की जांच अब पूछताछ के बाद एक्शन तक पहुंच गई है। मंगलवार को अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी के बाद बुधवार को ईडी ने दिल्ली में हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया। दफ्तर सील होते ही दिल्ली में हलचल बढ़ गई। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और केंद्र सरकार पर डराने धमकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस अब इस मसले को गुरुवार को संसद में भी उठाने वाली है। उधर ईडी ने जो नेशनल हेराल्ड से जुड़े अलग अलग ठिकानों पर रेड की थी, उसमें कुछ संदिग्ध चीजें मिलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसके तार हवाले से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी मिली है कि मंगलवार को ईडी ने जो छापे मारे थे, उनमें कुछ हवाला कनेक्शन सामने आया है। अकाउंट बैंक की एंट्री में संदिग्ध लेन देन दिखाई दे रहा है। ये हवाला एंट्रीज कोलकाता और मुंबई में मिली हैं। किया है उस पे हम अधिकृत रूप से हमको जो इसमें कहना है वो हम कहेंगे, हमारे स्पोक्स पर्सन कहेंगे। हमको आपस में चर्चा करनी होगी, हम कर लेंगे। सलमान जी, जो आज कार्रवाई हुई है पुलिस की, जो दोनों रास्तों को बंद कर दिया है पुलिस ने, उस पर क्या कहेंगे? ये बात निकल कर आ रही है। अरे आप यहाँ भी आ सकते। अरे आप रास्ते मत बंद करें, वो उनको बंद करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। जो वजह होगी वो सामने आएगी, पता चलेगी। इसमें कोई छुप कर तो कोई वार नहीं कर सकता इस देश में ना। जो भी करना है उसके लिए आपको बताना पड़ता है। जिसके विरोध में आप कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको बताना पड़ता है। उसके पास जो भी फिर उसके बाद जो कार्रवाई करने की जो इच्छा होती है वो कार्रवाई करते हैं। हेराल्ड हाउस के बाहर भी ऑर्डर लगा दिया ईडी ने कि तब तक नहीं खोल सकते जब तक की परमिशन नहीं ली जाती है। तो परमिशन ले लेंगे ना, इसमें क्या बात है? क्या कांग्रेस सहयोग कर रही है? सर, सहयोग नहीं, सहयोग का कोई सवाल नहीं है। देखिए, ऐसा है, जो कानून में जो कदम उठाए जाते हैं वो हमको, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमको कानून के मुताबिक उनका जवाब भी देना होता है। तो हम कानून के मुताबिक जवाब दें। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। यंग इंडियन दफ्तर को सील किया गया है, अब आगे कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है? बताया जा रहा है कि आज संसद में कांग्रेस इस मसले को जोर शोर से उठाने वाली है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से यंग इंडिया का जो ऑफिस है उसको सील किया है, यानी कि नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग थी उसके अंदर यंग इंडिया का जो ऑफिस था उसको सील कर दिया गया है। यहाँ पर बात करें ईडी की कार्रवाई को लेकर, लगातार पिछले काफी दिनों से ये लगातार ईडी जो है वो राहुल गांधी से बात करे या फिर सोनिया गांधी से बात करे, लगातार पूछताछ करता हुआ नजर आ रहा था। मगर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई थी वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मंगलवार की बात करें तो मंगलवार के कह सकते हैं यंग कैसे नेशनल हेराल्ड की जो कहीं ना कहीं 12 ठिकानों पर कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई थी। और कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से यंग इंडिया के ऑफिस पर ही ईडी ने सील लगा दी, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जरूर उथल पुथल देखने को मिली। और लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अब इसका जवाब भी देती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें सलमान खुर्शीद की, तो सलमान खुर्शीद ने भी स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला बताया जा रहा है, मनी का कुछ भी लेन देन नहीं मिला है यहाँ पर। और लगातार ईडी जिस तरीके से सबूत जुटाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिल पा रही है कि ईडी के द्वारा कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की गई है उसके अंदर काफी डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं जिसके द्वारा कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि मनी का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है, मनी लॉन्ड्री का जो इस्तेमाल है, बैंक अकाउंटों के अंदर किस किस अकाउंट के अंदर खाते गए हैं, ये लगातार जो जानकारी है इस तरीके की मिलती हुई नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से ईडी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है उससे तो कांग्रेस की जरूर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कल भी कहीं ना कहीं यही देखने को मिला कि कांग्रेस कार्यालय की बात करें, राहुल गांधी के घर की बात करें या सोनिया गांधी के घर की बात करें, तो वहां पर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से पैरा जो है वो बढ़ा दिया गया है, छावनी के तौर पर बदल दिया गया है ताकि किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जाए। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है या फिर नेता है, सलमान खुर्शीद की बात करें, अजय माकन की बात करें, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि जो महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं और जो खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाई गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है और सरकार की तरफ से इन चीजों पर अंकुश लगना चाहिए था, वो नहीं लगता नजर आ रहा है। और कांग्रेस जो है वो 5
अगस्त को प्रदर्शन करने वाली है और तमाम इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो जरूर किया जाएगा, चाहे पुलिस का पहरा लगा दिया जाए या फिर ईडी की कार्रवाई की जाए। मगर जिस तरीके से ईडी अपनी तरफ से कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है और ये कह सकते हैं नेशनल हेराल्ड केस के अंदर लगातार कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जरूर कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल रही है। जी इन सब के बीच में कांग्रेस ये मसला जोर शोर से उठा रही है और इस तरीके की छवि बनाने की कोशिश कर रही है कि जानबूझकर केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रही है। लेकिन अब जो ये हवाला कनेक्शन सामने आया है राजीव, इसका सीधा सीधा असर कांग्रेस पार्टी पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी हैं। ऐसे में बैठे बिठाए अब सत्ता पक्ष को भी मुद्दा हाथ लग गया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को नीचे गिराया जा सके। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब चुनाव बिल्कुल नजदीक आते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो थी वो कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर अपने आप को खड़ी करने की कोशिश कर रही थी, बार बार अब वो अपना वजूद ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मगर यहाँ पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ा झटका जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है और जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जनता के बीच में कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है और यहाँ तक कि जो मनी का कह सकते मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा सकती है। मगर कांग्रेस की तरफ से भी सलमान खुर्शीद ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो कोर्ट के अंदर जवाब देंगे और कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी, कानून की जो कार्रवाई है उसको जरूर वो मानते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। मगर ये भी कहते हुए नजर आए कि वो आगे के कदम जरूर उठाए जाएंगे और उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो आपस में चर्चा भी करेगी। मगर यहाँ पर बात करें आज सदन के अंदर भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है और लगातार इसी मुद्दे को लेकर आज सारे दिन कहीं ना कहीं सदन के अंदर भी हंगामा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी इस मसले को उठाने वाली है। अब आने वाले वक्त में क्या लग रहा है, क्योंकि हवाला कनेक्शन सामने आया है तो एक बार फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इस मसले में पूछताछ हो सकती है, और क्या कांग्रेस के अन्य बड़े नेता भी इस पूरे माया जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के केस के अंदर जिस तरीके से बिल्डिंग के अंदर ये कह सकते हैं यंग इंडिया के जो ऑफिस है उसको सील किया गया है और कहीं ना कहीं जो 12 ठिकानों पर कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं यही जानकारी मिल पा रही है कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ काफी ऐसे सबूत मिलते हुए नजर आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है ईडी की आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से अब ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस को बिल्कुल डर लगता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस शायद इसी मुद्दे को लेकर आज सारे दिन का कहीं ना कहीं सदन के अंदर हंगामा कर सकती है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा के जो पुलिस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि जो कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी जो पुलिस पहरा लगाया गया है या फिर कहें राहुल गांधी के घर के बाहर की बात करें या फिर सोनिया गांधी के घर के बाहर की बात करें, वहां पर भी जिस तरीके से पुलिस पहरा बढ़ाया गया है तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं तिलमिलाई हुई है और लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर सदन में आज कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश भी कर सकते हैं केंद्र सरकार को। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 5 अगस्त की, तो 5 अगस्त को जिस तरीके से कहते महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जीएसटी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने की मांग की जा रही है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि हर राज्य के अंदर इसका प्रदर्शन किया जाएगा। मगर देखना होगा प्रदर्शन का असर कितना होता है। और अजय माकन की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि जिस तरीके से महंगाई को लेकर जिस तरीके से 5 अगस्त को प्रदर्शन करने वाले हैं उसको भी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई है, इसीलिए पुलिस का पहरा जो है वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी बढ़ाया गया है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी दिल्ली से ये अहम खबर हमने आप तक पहुंचाई। यंग इंडियन दफ्तर को सील किया गया है और उसके बाद से ही दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। बढ़ते हैं पंजाब की खबर की ओर। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब पंजाब के मरीजों का इलाज नहीं हो सकेगा। पंजाब सरकार पर योजना के तहत प्रतिपूर्ति के रूप में जीएमसीएच 32 का अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। बात पीजीआई की कर ले तो पीजीआई का 15 करोड़ रुपए बकाया है। पीजीआई ने अब पंजाब के मरीजों को इस योजना के तहत इलाज बंद करने की जानकारी दी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि पंजाब के लोग पीजीआई में इलाज नहीं करवा सकेंगे। वह पीजीआई में इलाज करवा सकेंगे और दूसरी वेलफेयर स्कीम का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। पीजीआई की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई है कि यह कदम पंजाब सरकार के सीनियर अधिकारियों के नोटिस में लाया गया है, उसके बाद ही इस कदम को उठाया गया है। वहीं इसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता ने इस मसले पर मान सरकार को घेरने का काम किया। पीजीआई ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ 32 ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ 16 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਡਿਊ ਪਿਆ, 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 16 ਸੈਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਿਊ ਪਿਆ, 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 32 ਸੈਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਡਿਊ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਊ ਪਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸਰਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पीजीआई चंडीगढ़ में आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब इलाज नहीं हो सकेगा, वजह क्या है इसकी? हम बात करें तो पहले जहाँ पे जीएमसी 32 ने आयुष्मान को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। बेसिकली पंजाब के जितने भी लोग हैं जो पंजाब के रेजिडेंट्स हैं, अगर वो पीजीआई या फिर अगर हम कहें कि चंडीगढ़ में जाते हैं तो वहां पे आयुष्मान की फैसिलिटी अवेल करने की कोशिश करते हैं, तो उनको आयुष्मान की फैसिलिटी अभी नहीं मिलेगी। अगर हम कहें कि जीएमसी 32 तरफ से जहाँ पे पहले बताया गया कि करीब 2.5 करोड़ के करीब उनके ऊपर पंजाब सरकार का बकाया राशि उनके पास खड़ी, तो अब वहीं पीजीआई की तरफ से हम बात करें तो पीजीआई के पास जो कल ऑफिशियल रिलीज दी गई तो 15 करोड़ से ज्यादा की राशि पेंडिंग बताई गई जो पंजाब सरकार ने अब तक नहीं चुकाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये वो राशि जो आयुष्मान के अंतर्गत जिनके भी ट्रीटमेंट पैसा अगर के पंजाब सरकार की तरफ से आना था, पर वो पिछले लंबे समय से नहीं आया। इसको लेकर हम कह सकते हैं कि पीजीआई की तरफ से बकायदा कई मैसेजेस भी गए गए, नोटिस भी भेजे गए और यहाँ तक कि पंजाब सरकार के कई सीनियर अधिकारियों को इंटीमेट भी किया गया कि आपकी इतनी अमाउंट राशि पेंडिंग है और लगभग अगर हम कहें कि 15 से 16 करोड़ के बीच की राशि पेंडिंग है और उसके बिना अगर हम कहें कि आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसको लेकर लगातार नोटिस हुए पर कोई कार्रवाई या फिर हम कहें कि रिस्पॉन्स नहीं है, ना ही इसका भुगतान हुआ। तो इसके बाद हम कह सकते हैं पीजीआई ने अब पंजाब के लोगों के लिए स्पेसिफिकली आयुष्मान बंद कर दिया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि पीजीआई में पंजाब के लोग आके इलाज नहीं करा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने बकायदा पीजीआई ने स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने कहा कि पीजीआई में पंजाब के लोगों के लिए आयुष्मान की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, कि जो आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज कराया जाता था वो अब हम कह सकते हैं कि पंजाब के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा। पर हाँ, इसके अलावा अगर हम कहें कि वो किसी भी और सरकारी जो हम कह सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी होती है, जो सरकारी योजना है उसका लाभ ले सकते हैं और उसके बावजूद भी एक और फैसिलिटी जो पीजीआई अपनी तरफ से प्रोवाइड कराता है वो पुअर एंड फ्री है, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक पुअर फ्री भी होता है जिसके तहत मुफ्त इलाज भी किया जाता है। क्योंकि पीजीआई शुरू से कहता है कि हम एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसका सिर्फ और सिर्फ टारगेट पेशेंट्स को ठीक करना है। तो ऐसे में जहां पर हमारे पास पॉसिबल होगा हम अपने लेवल पे पेशेंट का हर संभव इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में से आयुष्मान योजना बंद इसलिए की गई है कि पैसा बकाया, पर इसका ये मतलब नहीं मानने कि पंजाब के लोग इलाज कराने नहीं आ सकते। उनके लिए हमेशा से पीजीआई के गेट खुले और कोई भी कहीं से भी कभी भी आकर पीजीआई में इलाज करा सकता है। जी अमित, पंजाब सरकार की तरफ से क्या कोई और ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसके तहत मुफ्त इलाज की सुविधा गरीब मरीजों को मिल सके? देखिए नहीं, अगर हम बात करें कि पीजीआई में अगर हम कहें कि चंडीगढ़ में आते हो सेंट्रल की ज्यादा पॉलिसीज है, तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अभी पंजाब स्पेसिफिक कोई और पॉलिसी नहीं है अवेलेबल। अगर हम कहें कि ये बात कह सकते हैं कि ये पंजाब स्पेसिफिक कई हॉस्पिटल्स के लिए कुछ छोटी छोटी योजनाएं हैं, पर अगर हम कहें कि जो पंजाब से रिलेटेड चंडीगढ़ पीजीआई के लिए थी तो अभी सिर्फ आयुष्मान योजना ही थी। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि और कई योजनाएं हैं पर वो सेंटर से आधारित है या फिर अलग अलग पॉलिसीज के अंडर आती है। तो उस चीज को लेकर हम कह सकते हैं कि अभी पंजाब के लोगों के यहाँ सिर्फ फ्री एंड पुअर बचता है। अगर वो अफोर्ड नहीं करा सकते तो उनके लिए एक ऑप्शन है फ्री एंड पुअर का, कि आप गरीब तबके से हैं और हमारा इलाज फीस पॉसिबल नहीं है इसका खर्चा उठाना, तो पीजीआई की तरफ से फैसिलिटी दी जाती है कि फ्री एंड पुअर का इलाज फ्री में किया जाता है। जी ठीक है। इसके अलावा अगर जा रहे हैं पंजाब के लोग पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज कराने के लिए, तो क्या वो उनके बजट में आ पाएगा? क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? पीजीआई चंडीगढ़ के खर्चे की अगर हम बात करें तो वो पंजाब के लोगों के लिए क्या ठीक है, या फिर अब यहाँ के लोगों को बस पंजाब में ही इलाज के लिए अपने रास्ते खोजने होंगे? नहीं देखिए, पहले अगर हम चीज द्वारा बात करें, पीजीआई एक अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि देश विदेश से भी लोग आते हैं क्योंकि यहाँ का इलाज सस्ता है, फीजिबल है और सबसे ज्यादा जरूरी बात अच्छा है।
अगर हम क्या है कि पेशेंट्स की गारंटी हम मानते हैं कि पीजीआई रेफरेंस सबसे ज्यादा, अगर आप देखें पंजाब से सबसे ज्यादा अगर पेशेंट कहीं रेफर किए जाते हैं तो चंडीगढ़ की पीजीआई में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर लेवल के डॉक्टर्स अवेलेबल है, जी जी। सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है, लेटेस्ट इक्विपमेंट मौजूद है, और उनका खर्चा अगर हम बोले तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, पंजाब के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा कम है। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कम है, इसलिए अगर के अभी भी इलाज फीजेबल है। पर हम कहें कि आयुष्मान योजना से उनको वो फायदा होता है जो बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस है वो भी नहीं पे कर सकते, क्योंकि काफी गरीब तबके के सकते। पर उसके लिए भी पीजीआई ने अपनी तरफ से एक जवाब दे दिया है कि हम भले ही आप आयुष्मान के अंतर्गत ना हम आपका इलाज कर सके, पर हमारे पास भी एक ऑप्शन है फ्री एंड पुअर का, उसके तहत अगर आप हमें एप्लीकेशन देते हैं तो हम आपका फ्री इलाज कर सकते हैं। तो उन्होंने ऑप्शन खुले रखे, उन्होंने बकायदा अगर हम क्या एक रिलीज जारी की है जिसमें कहा है कि पंजाब के लोगों का इलाज बंद नहीं होगा, पर उन्होंने कहा कि 1 ठीक है। अगस्त से या फिर है कि कुछ दिनों पहले से ही अब कोई और नए पेशेंट नहीं लिए जाएंगे, जो पुराने हैं उनका इलाज चलता रहेगा क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड है, उनका इलाज शुरू है तो उनका इलाज को रोका नहीं जाएगा, ये भी क्लियर कर जी दिया जी। गया है कि उनका इलाज चलता रहेगा, और पर हम नए पेशेंट किसी को आयुष्मान के अंतर्गत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई वैसे आगे इलाज कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनका वेलकम है, और उनका पूरा हाई लेवल जो सब जिसके लिए पीजीआई मशहूर है उस लेवल का इलाज किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी चंडीगढ़ से ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। चंडीगढ़ पीजीआई में पंजाब के लोगों का अब आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज नहीं हो पाएगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, किस तरीके का उनका कार्यक्रम रहा और इन 2 दिनों के अंदर क्या उन्होंने गोरखपुर को कोई सौगात दी है? अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश उनके द्वारा दिए गए? देखिए, दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और कहीं न कहीं गोरखपुर वासी को बड़ा तोहफा देने का काम किया। लगभग 125 करोड़ रुपए की 86 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। वहीं रोजगार मेले में युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करके उनको यूँ कहे कि उनका जो नौकरी मिली है उनका पत्र उनको दिया गया है, और साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पे अलग अलग जो मंडल है उनकी समीक्षा बैठक करते रहते हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक की थी और तमाम अधिकारी मौजूद रहे, और साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश दिए अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान। और साफ तौर पे समीक्षा बैठक की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में साफ कर दिया अधिकारियों को कि किसी भी चीज को गलत चीजों बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और जनप्रतिनिधियों से भी रोज 2 घंटे सुनवाई करे सभी अधिकारी, और जो जनप्रतिनिधि है उनसे मुलाकात करे और कहीं न कहीं उनकी बातों को सुनने का काम किया जाए। तो वहीं आयुष विद्यालय, कुशीनगर मेडिकल कॉलेज व बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट जो ब्लॉक है उसके कार्यों की जांच समय समय पे करनी होगी, और कहीं न कहीं जो सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक बनाया गया उसमें काम किस तरह से हो रहा है उसकी जांच समय समय पे करते रहे अधिकारी। तो इंसेफ्लाइटिस बेहतर सर्विलांस में बनाए रखे, क्योंकि जापानी इंसेफ्लाइटिस को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है गोरखपुर, और गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस से लेकर इंसेफ्लाइटिस की चीजों को लेकर चर्चाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से गोरखपुर को संभालने का काम किया था, और कहीं न कहीं जो दिमागी बुखार है उससे निपटने के लिए, क्योंकि ये दिमागी बुखार हमेशा बरसात के ही आसपास होता है, और चर्चाओं में भी रहा बीआरटी कॉलेज उसको लेकर, तो वहीं उसको लेकर भी कहा है मुख्यमंत्री की सर्विलांस बनाए रखिए। और दूसरी ओर जो धर्म स्थलों के भीतर जो लाउड स्पीकर की आवाज है वो कहीं ना कहीं और धीमी रखे। सभी धर्म के मंदिर हो मस्जिद हो उन सभी की जो लाउड स्पीकर की कार्रवाई की गई थी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, तो वो उसके अंतर्गत भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आवाज बिल्कुल धीमी रहे, किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो, इसका ध्यान अधिकारी रखे। तो वहीं शोभा यात्रा में किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र न ले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भी ये बात कही थी, किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र शोभा यात्रा के दौरान या कांवड़ यात्रा के दौरान नहीं ले जा सकता है सिवाय त्रिशूल के। और वही बात की जाए तो अवैध वसूली की शिकायत पर कठोरतम कार्रवाई करे, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो अवैध वसूली है उसको लेकर सख्त चल रही है। लखनऊ की बात की जाए तो
अलग अलग जिलों की बात की जाए तो वहां पर अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जो अपनी बदमाशी के बल पर धन उगाही करते हैं और कहीं ना कहीं अवैध वसूली करने का काम करते हैं। टेम्पो चालकों से, ऑटो चालकों से, उनसे कहीं ना कहीं अवैध वसूली पे पूरी तरह से बंद किया जाए और साथ ही साथ यूनिफॉर्म में स्कूल जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1200 रुपए हाल में ही अभी ट्रांसफर किए थे डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में, और साफ तौर पे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि सभी अधिकारी जो स्कूल के प्रशासन के टीचर्स हैं वो सभी इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा यूनिफॉर्म में आए और पैसे जो ट्रांसफर किए गए हैं समय समय पर जो स्वेटर की आवश्यकता पड़े तो स्वेटर पहनकर बच्चा आए और पूरी यूनिफॉर्म बच्चा पहनकर ही स्कूल आए। और साथ ही साथ मंडी हो, अस्पताल के लिए योजनाएं बनाए कि मंडी किस तरह बनाई जाए, अस्पतालों की व्यवस्था किस तरह से चलाई जाए, ऐसी तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। ये जानकारी मिली है कि आयुष विश्वविद्यालय की कार्य प्रगति को लेकर संतुष्ट नहीं दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त की है कि ये कार्य प्रगति बहुत ज्यादा धीरे चल रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि एम्स दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को, और जाहिर सी बात है कि उसी तरह आयुष विद्यालय के जो कार्य है वो कहीं ना कहीं तेजी से किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि जब जब बजट उनको भरपूर मिल रहा है तो आखिरकार क्यों कार्य प्रकृति में है, और किसी भी कार्य को लेकर हमेशा मुख्यमंत्री हमेशा सजग रहे हैं और इस बात का हमेशा निर्देश देते हैं। चाहे राम मंदिर की बात की जाए, चाहे वो अलग अलग विकास कार्य हो, वो किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करते। अगर तेजी से गति से काम होगा तो विकास का शायद हम एजेंडा समय पर पूरा कर पाएंगे और जो जनता से वादा किया है उस समय वादे को पूरा कर पाएंगे। तो उसी क्रम में मुख्यमंत्री जो आयुष विद्यालय की बात करी थी और उन्होंने कहा कि कार्य को उसको तेजी से किया जाए। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और अब हम रुख करेंगे हिमाचल की राजधानी शिमला की खबर का। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर दरअसल कांग्रेस इस समय तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस द्वारा 7 अगस्त को शिमला में एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की जानी है, जिसमें प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त केंद्रीय पार्टी पर्यवेक्षक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके साथ पर्यवेक्षक सचिन पायलट, प्रताप सिंह बाजवा विशेष तौर पर इस बैठक में भाग लेंगे। ये पर्यवेक्षक 7 अगस्त को शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कार्यकारी अध्यक्षों सहित पार्टी के सभी विधायकों, चुनाव समितियों के अध्यक्षों, चुनाव प्रचार समिति संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों और इसको लेकर जो रणनीति बनाई जानी है उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। चुनाव को लेकर कांग्रेस इस समय तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस द्वारा 7 अगस्त को शिमला में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जानी है, जिसमें प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए खुद खास तौर पर भूपेश बघेल और सचिन पायलट, प्रताप सिंह बाजवा विशेष तौर पर शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों और इसकी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। टीना जी, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। एक महत्वपूर्ण बैठक 7 अगस्त को कांग्रेस आयोजित करने जा रही है। इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है और बैठक क्या मकसद क्या है? जी देखिए, जो विधानसभा जो चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर जो कांग्रेस है वो अपनी अहम जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। और इसी क्रम में जो 7 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बैठक जो है कांग्रेस ने आयोजित की है, जिसमें जो केंद्रीय जो पार्टी के पर्यवेक्षक है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जो पर्यवेक्षक है सचिन पायलट और प्रताप सिंह बाजवा वो मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। इसके अलावा सभी विधायकों को, सभी जितनी कमेटियां इन्होंने बनाई है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, इसके अलावा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विधायक है, चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं, इन सभी को जो है बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। और जो ये बैठक है इसमें मुख्य तौर पे जो भाजपा सरकार के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की है कांग्रेस ने उस रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि उसे 15 अगस्त से पहले किस तरह से जो है राज्यपाल को सौंपा जाए, क्योंकि ये जो चार्जशीट है कांग्रेस की ये इसको अंतिम रूप दिया जा चुका है और उसको जो है प्रभारी जो है राजीव शुक्ला उनको सौंपा जा चुका है। तो ऐसे में जो अभी जो ये चार्जशीट है उसमें जो अफसरशाही और नेताओं और
मुख्यमंत्री के खिलाफ जो इन्होंने चार्जशीट तैयार की है, उस चार्जशीट के आधार पर जो है कांग्रेस हिमाचल की राजनीति में बड़ी हलचल ला सकती है, क्योंकि यही वो चार्जशीट होगी जिसके बाद कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में आ सकेगी यहाँ पे, क्योंकि वो भाजपा पे जो है एक बड़ा वार करने जा रही है। क्योंकि अभी तक भाजपा ये कहती आई है कि अभी तक हमारी सरकार पे कोई भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है, हमारे सारे मंत्री सारे विधायक अब ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और यही एक वो सरकार है जिसने अभी तक कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस ने कांग्रेस इस चीज को नकार रही है और अपनी जो चार्जशीट है वो तैयार की है। तो ऐसे में भी ये 7 अगस्त की जो बैठक है, इसमें जो प्रभारी है राजीव शुक्ला वो भी आएंगे, और जो विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो किस तरह की चार्जशीट को राज्यपाल को सौंपना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले ही चेतावनी देते हैं कि इस तरह की कोई गलती कांग्रेस ना करें, क्योंकि ये चार्जशीट जो है वो झूठ का पुलिंदा होगी, क्योंकि हमारी सरकार ने कोई इस तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किए हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो इस जो चार्जशीट को है वो राज्यपाल को सौंपने की तैयारी है, और ये 15 अगस्त से पहले राज्यपाल को सौंपी जानी है इसकी पहले। बिल्कुल, ये चार्जशीट का जो पूरा मसला है इसमें सच्चाई कितनी है टीना जी? बड़ी बात तो ये है ना, क्योंकि देखिए जयराम ठाकुर ने तो बयान दे दिया है, लेकिन अगर कांग्रेस ने ये पूरी शीट तैयार की है, उसके अलावा कांग्रेस के पास वाकई में कोई सबूत है, तो ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जो चार्जशीट कमेटी के जो अध्यक्ष है राजेश धर्मानी, उनका कहना है, उनका दावा है कि ये जो चार्जशीट है, उनके जो आरोप है उसमें जो सबूत हैं और सबूत और तथ्य के आधार पर जो है आरोप लगाए गए हैं, उनका कहना है कि ये जो कुछ इसमें जो आरोप है, उनके जो तथ्य है वो कुछ आरटीआई के माध्यम से जुटाए गए हैं, और कुछ जो है विधानसभा में जो प्रश्न है वो लगाकर जुटाए गए हैं। ऐसे में उन्होंने सबसे बड़ा जो आरोप है वो जल शक्ति विभाग पर लगाया। उनका कहना है कि करोड़ों का घोटाला इस विभाग में हुआ है। अब जो जल शक्ति विभाग ने पाइपें खरीदी हैं जो बिल्कुल घटिया क्वालिटी की हैं, और इतना भारी मात्रा में पाइपों को खरीदा गया कि अभी वो जगह जगह सड़कों किनारे पड़ी हैं और खराब हो रही हैं। लेकिन कागजों में दिखाया गया कि बहुत गुणवत्तापूर्ण जो पाइपें हैं वो विभाग ने खरीदी है, उन पर पैसा खर्च किया गया है। तो ऐसे में जो आप देखेंगे कि चार्जशीट कमेटी के जो आरोप अपने लगाए, उनको कहा है कि जो उनके हर आरोप है वो तथ्य और सबूत पर आधारित है। ऐसे में जो अगर ये चार्जशीट राज्यपाल को सौंपी जाती है तो जरूर एक बड़ी हलचल हिमाचल की राजनीति में इसके बाद होगी, क्योंकि भाजपा भी जरूर इसके ऊपर पलटवार की तैयारी करेगी और कुछ ना कुछ उसको अपने पक्ष में रखना पड़ेगा। क्योंकि बताया जा रहा है, राजीव धर्मानी ने बताया कि ये जो चार्जशीट है इसमें कुछ एक मंत्री है हिमाचल सरकार के जिन पर कोई आरोप नहीं लगा है, उसके अलावा जितने मंत्री है जितने विधायक है उनके खिलाफ हर आरोप को तथ्य और सबूत के आधार पर इसमें चार्जशीट में जुटाया गया है, और जल्द ही जो चार्जशीट है वो राज्यपाल को ये कांग्रेस जो है उसमें सौंप देगी। इसी पर जो है 7 अगस्त को ये महत्वपूर्ण जो बैठक है कांग्रेस का, इसी को आधार बनाकर ये बैठक जो है बुलाई है। अगर अभी वर्तमान परिदृश्य की हम बात करें टीना जी, तो हिमाचल प्रदेश में क्या वाकई में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है? क्या कुछ परिस्थितियां कह रही हैं? क्योंकि ये तो जग जाहिर हो चुका है कि आपसी लड़ाई तो इनमें बहुत है, लेकिन फिर भी अगर एक कोशिश की जा रही है संगठन को मजबूत करने की और इकट्ठे होने की तो बेहतर है। लेकिन क्या कह रहा है अभी वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य? जी बिल्कुल वर्तमान परिदृश्य यही कह रहा है कि कांग्रेस को अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, एकजुटता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जगह जगह गुटबाजी नजर आ रही है, जगह जगह जो कांग्रेस है वो बिखरी नजर आ रही है। कोई नेता अगर कांग्रेस में ज्वाइन कर रहा है तो दूसरे नेता वहाँ पे विरोध में खड़े हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस है अभी भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के सामने चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस को ही सत्ता में जो वापसी है वो करनी है, और उसके लिए जो सत्ता में वापसी के लिए जो एक बड़ा नेताओं को जो एकजुटता दिखानी है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा अगर आपको सत्ता में वापसी करनी है तो आपको विधायक जीत कर लाने होंगे। लेकिन देखने में आ रहा है कि जगह जगह जिस तरह से फूट कांग्रेस में देखने को मिल रही है, फिलहाल मजबूत स्थिति में कांग्रेस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये चार्जशीट है 7 अगस्त के बाद जो ये चार्जशीट है राज्यपाल को जब सौंप दी जाएगी, हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में खड़ी होगी, और भाजपा जो है आक्रामक की जगह जो
हमलावर की अभी स्थिति में है, जो लगातार कांग्रेस के हमलावर है, वो उस बचाव की मुद्रा में दिखाई देगी। ऐसा कांग्रेस का दावा है कि 7 अगस्त के बाद यहाँ पे परिस्थितियां बदलेंगी और जो भाजपा अभी तक अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखा रही है, वो जरूर जनता के सामने उसका जो सच्चाई है वो कांग्रेस पेश करने जा रही है कि कितना भ्रष्टाचार, कितने इन्होंने घोटाले किए हैं। तो ऐसे में जो जनता है वो जरूर कांग्रेस का साथ देगी और बड़ी एक हलचल 7 अगस्त के बाद हिमाचल की राजनीति में देखने को मिलेगी। चलिए, शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी मुंबई की खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए भले ही वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन सरकार वर्ष 2017 में किए गए वार्ड परिसीमन के आधार पर ही चुनाव करने पर विचार कर रही है। महाविकास अघाड़ी सरकार के समय मुंबई महानगर पालिका के वार्डों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 कर दी गई थी। बीजेपी सहित कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने वार्ड परिसीमन को अवैध बताते हुए पुराने परिसीमन के आधार पर ही चुनाव कराने की मांग की। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस संदर्भ में निर्णय लिए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी है। महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से वार्डों की संख्या में बढ़ोतरी का विधेयक जब लाया गया था, तब बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। यही नहीं, मामला अदालत में भी पहुंचा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराने का आदेश राज्य चुनाव आयोग को दिया था। उसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर ओबीसी को छोड़ वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बहाल किए जाने के बाद ओबीसी उम्मीदवारों के लिए दोबारा आरक्षण की लॉटरी निकाली गई, लेकिन वार्डों के परिसीमन और लॉटरी प्रक्रिया से शिवसेना के अलावा कोई अन्य पार्टी खुश नजर नहीं आ रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। महानगर पालिका चुनाव के लिए बताया जा रहा है कि 2017 के परिसीमन के आधार पर ही चुनाव होंगे। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए, महाराष्ट्र में सरकार बदलते ही उद्धव ठाकरे का जो निर्णय लिया गया था उससे भी बदलने की पूरी कोशिश एकनाथ शिंदे सरकार कर रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की तरफ से यह एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि जिस तरह से 2017 में वार्डों के परिसीमन के आधार पर चुनाव हुआ था, उसी तरह से 2022 का भी चुनाव लड़ा जाएगा। इसकी तैयारी जो है मुंबई महानगर पालिका की तरफ से की जा रही है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान शिवसेना की तरफ से वार्ड परिसीमन को लेकर कई बदलाव किए गए थे, जिसमें 227 वार्ड की जगह 236 वार्ड कर दिए गए हैं। और इसका विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले भी किया जा रहा था। हालांकि उनके घटक दल भी इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि शिवसेना अपना निजी फायदे के लिए इस तरह का परिसीमन किया था। लेकिन अब एकनाथ शिंदे सरकार आने के बाद यह निर्णय पूर्ववत कर दिया गया है और बताया गया है कि 2017 की तरह ही महानगर पालिका का चुनाव कराया जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ा फैसला जो पलटा गया है, अभी क्या सर्वसहमति से पलटा गया है इस फैसले को? क्योंकि पुराने परिसीमन के आधार पर अगर चुनाव होने हैं तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी दलों को भी इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र सचिव के आग्रह के बाद यह फैसला लिया गया है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से जो पूर्व अध्यक्ष थे मिलिंद देवड़ा, उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और पत्र व्यवहार किया था कि शिवसेना के समय में जो वार्डों का परिसीमन किया गया था, वार्ड आरक्षण किया गया था, उसे तुरंत बदलना चाहिए, क्योंकि शिवसेना ने जो वार्ड परिसीमन करवाया था वो अपने निजी फायदे के लिए करवाया था, उसमें किसी और घटक दल का कोई फायदा नहीं है। ऐसे में वार्डों को बदलना और परिसीमन करना जो है कहीं न कहीं अवैध है, ये गलत तरीके से किया गया है। कोर्ट में जो मामला दिया गया था उसमें भी शिवसेना ने गलत जानकारी कोर्ट को दी थी, उन्हें गुमराह किया गया था। ऐसे में 2017 की तरह ही चुनाव करवाने चाहिए, उसको लेकर भी कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे की सरकार ने इस पे अमल किया और यह निर्णय लिया है कि अब जो चुनाव होगा 2017 के आधार पर ही होगा। बिल्कुल, और ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या अपडेट है इस पूरे मसले में? देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में लगातार तनातनी चल रही थी, लेकिन यह पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा महाराष्ट्र सरकार को कि आप जो है बिना आरक्षण के ही चुनाव के लिए तैयार रहिए। इसको लेकर कहीं न कहीं चुनाव आयोग ने भी पूरा मामला संज्ञान लिया। आयोग
ने ओबीसी आरक्षण को लेकर वार्डों को बंटवारे की बात कही, उसको मान भी लिया गया। तो कहीं न कहीं जो महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ जो तमाम तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई थी, लेकिन सरकार बदलते ही निर्णय भी बदल दिया गया और यह बताया गया कि 2017 की तरह ही चुनाव किया जाएगा। खासकर ओबीसी आरक्षण जो पूर्वता था वो वैसा ही रहेगा, लेकिन वार्डों का जो परिसीमन है उससे नहीं बदला जाएगा, यानी कि 2017 की तरह ही रखा जाएगा। वार्डों का परिसीमन बदला नहीं जाएगा। और अभी डेट कुछ फाइनल हो पाई है कि कब तक ये मनपा के चुनाव हो पाएंगे? देखिए, सरकार की तरफ से यह संकेत मिले हैं कि जब मंत्रिमंडल के विस्तार हो जाएगा तो सरकार इस पे बड़ा निर्णय लेने वाली है कि आखिर चुनाव कब कराया जाएगा। लेकिन सरकार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कुछ आता है, क्योंकि आज जो है एकनाथ शिंदे का दल जो है अपना दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। हालांकि कल जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से तमाम उनके वकीलों ने दलीलें रखी है। इसके बाद यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की जो राजनीतिक सियासत है वो किस ओर पलटेगी। उद्धव ठाकरे की सरकार वापस आएगी या एकनाथ शिंदे की सरकार बरकरार रहेगी। सत्य प्रकाश, अगर मनपा की हम बात करें तो कौन सी पार्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है? देखिए, मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना का जो है करीब 30 साल से काबिज रहा है। शिवसेना का जो तमाम जो उसके साथ घटक दल है, अगर एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार की जो तमाम घटक रहे हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एसडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सपा हो या फिर और वंचित बहुजन अघाड़ी, ये तमाम जो है दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आरपीआई और भारतीय जनता पार्टी के दो घटक जो मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन महानगर पालिका में देखा जा रहा है कि एक शिवसेना की तरफ से जो घटक दल है एसडीपी, शिवसेना और कांग्रेस, उनकी बेहद मजबूती है, क्योंकि लगातार वो सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रहते हुए महानगर पालिका चुनाव जीतने के लिए पूरी जो कयावत रहती है वो उनकी जारी रहती है। तो जाहिर तौर पर पल्ला अगर भारी की बात करें तो शिवसेना का ही है। ठीक है, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुंबई से ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आपको बता दें कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए भले ही वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन सरकार वर्ष 2017 में किए गए वार्ड परिसीमन के आधार पर ही चुनाव कराने पर विचार कर रही है। और चलिए बढ़ते हैं राजधानी रायपुर की खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 अगस्त यानी कि आज एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 6 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। गोधन न्याय योजना देश दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर और 4 रुपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौठानों में 15 जुलाई तक खरीदे गए गोबर के एवज में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को 153 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 4 अगस्त को गोबर विक्रेताओं को और लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का भुगतान होने के बाद जो ये आंकड़ा है वो 155 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच जाएगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज ऑनलाइन राशि वितरित करने वाले हैं सीएम बघेल। गोधन न्याय योजना का जो 15 दिन में हर 15 दिन में जो राशि जारी की जाती है, हस्तांतरण किया जाता है, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम है। सीएम हाउस से ही ये वर्चुअली ये सारी चीजें जो है वो संपादित होंगी और लगभग 5 करोड़ और 7 लाख की ये जो राशि है वो गोधन न्याय योजना की दी जाएगी। अब तक अगर हम बात करें तो 301.42 करोड़ की राशि जो है वो हस्तांतरित की जा चुकी है, जिसमें गौठानों में जुड़ी हुई महिलाओं समूह को 77.34 करोड़ का आय हो चुका है। जी पल्लवी। बिल्कुल, और क्या कुछ अपडेट है? अब तक कितनी बार राशि हस्तांतरित की जा चुकी है और सबसे बड़ी बात क्या है, इस योजना का लाभ वाकई में लोगों तक पहुंच रहा है? और अपने आप में ये बिल्कुल एक अलग सी योजना है, तो अन्य राज्य सरकारों को भी क्या इस दिशा में काम करना चाहिए? स्वाति जी।
जी पल्लवी, अगर बात करें तो ये जो राशि है पिछले 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक की राशि है, जिसको हस्तांतरित किया गया है 15 दिन का। और इसके पहले भी हमने देखा कि लगभग 2 साल से ज्यादा समय हो गया इस योजना को चलते। इसी कार्यक्रम में प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत ही अभी तक तो वो गोबर खरीद रहे थे, लेकिन पिछले 28 तारीख से गौमूत्र की भी खरीदी जो है सरकार ने शुरू कर दी है। तो अगर हम बात करें इस योजना की सफलता की, तो शायद सरकार के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो यही है कि एक के बाद एक इसी क्षेत्र में गोधन न्याय योजना के क्षेत्र में ही सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। और इससे दो चीजें तो देखी जा रही है पल्लवी, बिल्कुल कि जो किसान है वो तो है ही, लेकिन जो भूमिहीन किसान है जिनके पास सिर्फ मवेशी है, उसको भी उन किसानों को भी इस योजना से फायदा दिख रहा है पल्लवी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से बघेल सरकार ने ये योजना चलाई है वो अन्य राज्य सरकारों के लिए भी कहीं ना कहीं एक प्रेरित करने का काम करेगी। हालांकि अभी तक किसी और राज्य में ऐसी कोई योजना देखने को मिल नहीं रही है। स्वाति जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार ये जो गौमूत्र और गोबर की खरीदी कर रही है, इसके बाद सरकार की तरफ से इसका क्या उपयोग लिया जाता है? देखिए पल्लवी, ये जो पूरी खरीदी हो रही है गौमूत्र और गोबर की, तो इससे वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम जो है वो प्रदेश में तेजी से चल रहा है। अभी अगर हम बात करें कि इसकी उपयोगिता की, तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता जो है वो खेती में है। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट का काम आता है, वो एक जैविक खाद है जिसका उपयोग जैविक खेती जो करने वाले किसान है, जो पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं, जो केचुआ खाद और इन सारी चीजों का यूज करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। सरकार ने जब 2 वर्ष पहले इस योजना को चालू किया था, तब उन्होंने कहा था कि 2 रुपए किलो में हम गोबर खरीदेंगे और 10 रुपए किलो के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट बनाकर जो बेच रहे हैं उनके लिए भी ये फायदा है, और जो सीधे तौर पर जो गोबर बेच रहे हैं उनके लिए भी ये फायदा है। तो दोनों ही सूरतों में प्रदेश में जो गौठान है, उनको गौपालक हैं, उनको इस चीज का फायदा मिल रहा है। और इसको देखते हुए शायद इसकी सफलता ही रही होगी कि सरकार ने गौमूत्र खरीदने का फैसला लिया है। और अगर से जुड़ी जो महिला समूह है उन्हें कितना फायदा हो रहा है इस योजना से? जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं को और दूसरा काम दे पाना तो सरकार चाहती है, लेकिन जो चीजें हैं उसी को देखते हुए उसी से जुड़ा हुआ काम दे पाना ज्यादा सही था। तो मवेशी इधर उधर घूम रहे थे, कहीं हादसे का शिकार हो रहे थे, कहीं और चीजें हो रही थी, उससे बचाने के लिए ये योजना जो है काफी समय पहले 2 साल पहले शुरू की गई थी। तो बिल्कुल इससे निसंदेह कहा जा सकता है कि महिलाओं को इससे फायदा हो रहा है, क्योंकि कंडे ऑनलाइन बिक रहे हैं प्रदेश के, दिए बनाए जा रहे हैं प्रदेश में, तो गोबर के मल्टीपल यूजेस जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। इसके जब ये योजना चालू हुई थी पल्लवी, तो हम बता दें कि थोड़ा सा दर्शकों को याद हो ना हो, गोबर के दिए बनाने का जो प्रचलन है वो पहले चल रहा था, लेकिन प्रदेश में कुछ समय के लिए ये विलुप्त हो गया था। तो वापस जब गोबर की खरीदी शुरू हुई तो गोबर से दिए बनाए गए, गोबर से गमले बनाए गए, और अब प्रदेश में इसको देखते हुए गोबर से पेंट जो है, जो वॉल पेंट होता है, उसकी तैयारी करके उसको बनाया जा रहा है। वो पेंट अब मार्केट में भी उपलब्ध है। जी पल्लवी, भूमिहीन किसान जो हैं उनके लिए सरकार के द्वारा और कैसी और कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो सीधे तौर पर उनको फायदा पहुंचाती हैं? देखिए भूमिहीन किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं हैं, जिसमें ये गोबर वाली जो योजना है, गोधन न्याय योजना, ये तो है ही। साथ ही भूमिहीन किसानों को नरेगा के तहत भी बहुत सारे कुछ काम जो हैं वो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर वो कुछ जैविक माफी चाहूंगी मैं, अगर वो कुछ वन औषधि से जुड़े हुए कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए वो योजना भी है कि अगर वो वन औषधि, जैसे अगर हम बस्तर संभाग में देखें तो बहुत से आदिवासी हैं जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, लेकिन वो वहां पे जो औषधि चीजें पाई जाती हैं, बात करें अगर इमली की, तो इमली एकत्रित कर वो सी मार्ट के जरिए अपनी इमली भी बेच सकते हैं, महुआ बेच सकते हैं। तेंदू पत्ता की जो खरीदी है, ये बड़ी योजना है। तेंदू पत्ता संग्राहकों को बहुत जो प्रॉफिट है वो होता है। तो इस तरह की योजना जो है वो भूमिहीन लोगों के लिए ऑलरेडी प्रदेश में लंबे समय से चल रही है। जी पल्लवी, गोधन न्याय योजना को लेकर विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है स्वाति जी? हालांकि विपक्ष का काम होता है हर बात पर ही विरोध करना, लेकिन ये काफी अच्छी योजना है, तो क्या विपक्ष सराहता है इस योजना को?
देखिए पल्लवी, विपक्ष का जैसे कि आपने बात कही कि विपक्ष का काम ही है चीजों पर सवाल उठाना, लेकिन अब चूंकि छत्तीसगढ़ जो है वो ग्रामीण परिवेश का प्रदेश है, यहाँ पे आधी जो जनसंख्या है, आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है। अब आप गाँव तक कौन सी ऐसी योजना पहुंचा सकते हैं जिससे उनके ही जो पर्यावरण है उस पे बिना असर हुए ये सारे विकास के काम संभव हो, उनको उनका जो एक अमाउंट है हर महीने का वो मिलता रहे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो एक टाइम के बाद विपक्ष भी इन योजनाओं पे बंद हो चुकी है, बोलना बंद कर चुकी है। पहले अगर हम बात करें तो बहुत सारे एलिगेशंस लगे सरकार पे, लेकिन अगर अभी हम देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में शायद गुजरात ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जहां पे इस योजना की खासी चर्चा हो रही है, क्योंकि विपक्ष और पक्ष में बहुत तनातनी चली थी जब ये योजना आई थी, तो क्योंकि यूपी में लगातार बात चल रही थी गौ सेवक, गौ पालक और बहुत सारी चीजें वहां पर चल रही थी, लेकिन गायों को कटते हुए भी उस प्रदेश में लोगों ने देखा था। तो उसके बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार बनते ही ये योजना का आना गायों को कटने से बचाने जैसी बात हुई थी उस समय, तो ये काफी चर्चा का, बहस का विषय बना था। तो वहीं गोबर खरीदी को व्यवसाय जैसा रूप देने के लिए बहुत सारे एलिगेशन विपक्ष ने यहाँ पर सरकार पर लगाए थे कि कितना संभव है पढ़े लिखे युवाओं को गोबर खरीदी में लगाना और गोबर बिक्री में लगाना, ये बिल्कुल अच्छी योजना नहीं है। इस टाइप की बातें जो है विपक्ष के द्वारा पक्ष के लिए सुनने में आई थी। जी पल्लवी, अगर हम बात गौशालाओं की करें स्वाति जी, तो क्या वहां से भी गोबर की खरीदी होती है या फिर जो समूह बने हुए हैं सिर्फ वहीं से और भूमिहीन किसानों से ही खरीदा जाता है? देखिए गोबर खरीदी जो है वो सब तरीके से की जा सकती है, ऐसा सरकार की योजना है। गौठानों में इसकी खरीदी होती है, ये है बात। जी पल्लवी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मवेशियों की ही बात कर रहे हैं तो क्या मवेशियों की समस्या से अब छत्तीसगढ़ नहीं जूझ रहा है? अगर हम छुट्टा जानवरों की बात करें, और जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि लोग अपने पशुओं को खुले में छोड़ देते थे, उसके बाद हादसों का शिकार लोग भी होते थे, खुद पशु भी होते थे, ये तमाम जो समस्याएं हैं क्या वो इस योजना के आने के बाद कम हुई हैं? देखिए खत्म तो नहीं हो सकती, हम भी जानते हैं, लेकिन किसी हद तक इस तरीके के हादसों में या घटनाओं में कमी आ सकती है, तो क्या वो हमें देखने को मिल रही है इस समय छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, हादसों में कमी तो देखने को मिल रही है पल्लवी। और इसके पहले कुछ दिन पहले जब सरकार ने ये आंकड़े जारी किए थे तो हमने खबर भी चलाया था, लगभग 1 महीने हो चुका है उस आंकड़े को। सरकार का जब सालाना जो रिपोर्ट आती है उसमें देखा जाए तो इस योजना की सफलता इस बात पे बता रहा है कि प्रदेश में 26% जो है मवेशी पालकों की संख्या बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं शायद ये योजना आम जनता को, मवेशी पालकों को फायदा पहुंचा रही होगी, तभी ये सरकार जो है वो अपना आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है कि 26% बढ़ोतरी जो है वो यहीं पर की बात नहीं है। अगर साल 2 साल में मवेशी पालकों की संख्या बढ़ रही है तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट उनको फायदा हो रहा होगा, तभी ये प्रतिशत हमको जो है वो दिखाई दे रहा है पल्लवी। चलिए, शुक्रिया स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और अब हम रुख करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 7वीं बैठक में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री बैठक से संबंधित एजेंडा बिंदुओं के अतिरिक्त राज्य हित से जुड़ी तमाम योजनाओं को लेकर विभिन्न योजनाओं और विषयों पर अपने विचार रखेंगे। नीति आयोग की बैठक के एजेंडा बिंदुओं में फसल विविधीकरण, दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता, विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन और शहरी प्रशासन से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग के समक्ष रखे जाने वाले विषयों पर भी विभागवार चर्चा की। उद्योगों में कुछ नए अमेंडमेंट्स हम कर रहे हैं और पिछले दिनों उद्योग मित्रों की जो हमारी बैठक हुई थी उद्योग बंधुओं के साथ, उसमें उन्होंने कुछ अपनी ज़रूरत, कुछ समस्याएं, कुछ विलम्ब, उस सब के बारे में बताया था। उन सभी का हमने समाधान कर दिया है। अब नए में हम चाहे पर्यटन की नई नीति हो, उद्योगों की नई नीति हो, हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो, उसको बिकने की व्यवस्था हो, या यहाँ पर नए उद्योगों के लिए लैंड बैंक की बात हो, उन सभी पर, और एकल खिंडी सिस्टम हो या 143 को लेकर या नए एक्सपेंशन को लेकर जितनी भी समस्याएं उन्होंने बताई है, उन सबको हम सरलीकरण के माध्यम से सरल कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारा एक बड़ी संभावना है हमारे यहाँ पर उद्योगों की है,
उस पर हम काम कर रहे हैं और सभी उद्योगपतियों के लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है उसको यहाँ भी लागू कर रहे हैं। 1064 अप्रैल माह में ये नंबर आया था, तब से लेकर 5000 से ज़्यादा इस पर अभी तक शिकायतें दर्ज हो गई हैं। हमारा प्रयास है कि और आने वाले समय में और प्रभावी तरीके से काम करें। उसके लिए ढांचे के पुनर्गठन की आज मैंने घोषणा की है कि ढांचे का पुनर्गठन होगा। जो विजिलेंस को काम करने के लिए रिवॉल्विंग फंड की आवश्यकता होती है, वो रिवॉल्विंग फंड भी 2 करोड़ रुपए की धनराशि हमने उसका भी प्रावधान करने का आज यहाँ पर ऐलान किया है। साथ ही साथ जो लोग इसको सही विजिलेंस के सहयोग के लिए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए आगे आते हैं, उन सभी के लिए भी जो उनकी धनराशि जमा होती है उसको हमने कहा है कि 15 दिन के अंदर उसको वापस किया जाए। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। नीति आयोग की बैठक में प्रतिभाग करेंगे पुष्कर सिंह धामी, तो क्या अभी से उनके द्वारा ये पूरी बातें तय कर ली गई हैं कि इस बैठक में क्या कुछ बिंदु उनके द्वारा पेश किए जाने हैं? जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी 7 अगस्त को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा परिषद की 7वीं बैठक में प्रतिभाग करने वाले हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इससे संबंधित जितने भी विषय हैं, बिंदु हैं, एजेंडे हैं, इनके अतिरिक्त राज्य हित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर भी अपने विचार रखेंगे। और नीति आयोग की बैठक के एजेंडे के बिंदुओं में जो क्रमवार फैसला लिया गया है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि फसल विविधीकरण, दलहन, तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता, इन बिंदुओं को मुख्य रूप से रखा जाएगा। साथ ही साथ विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन तथा शहरी प्रशासन संबंधित योजनाओं का भी क्रियान्वयन रखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ पल्लवी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाली उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा है। साथ ही साथ उन्होंने बुधवार को यानी कल सचिवालय में पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग के समक्ष रखे जाने वाले विषयों को एजेंडे से संबंधित विभिन्न विषयों पर सभागार में चर्चा की और मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित नीतियों में नीतियों एवं केंद्र पोषित योजनाएं देश के सभी राज्यों के दृष्टिगत रूप से समान बनाई जाएगी। इस तरीके से उन्होंने कई बिंदुओं को भौगोलिक दृष्टि के रूप से कई बिंदुओं को उन्होंने मीडिया के सामने प्रस्तुत किया, जो नीति आयोग के समक्ष चर्चा करेंगे। पल्लवी, बिल्कुल। और जिस तरीके से लघु सचिवालय में बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इस बैठक के बारे में क्या कुछ जानकारी है यशराज? ये बैठक भी क्या नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले बुलाई गई है ताकि विभागवार खुद मुख्यमंत्री धामी चर्चा कर सकें हर एक अधिकारी से? जी बिल्कुल पल्लवी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह हमेशा से कहा जाए कि 2025 में जो रजत जयंती मनाई जाएगी उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड उसमें देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक नाम उसका होना चाहिए, मतलब सर्वश्रेष्ठ राज्यों में सबसे ऊपर होना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को और सभी विभागों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सभी लोग अपना अधिकारी अपने अपने विभाग की रोड मैप को तैयार कर लें ताकि उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। इसमें जो भी कमी है इसको क्रमवार रख करके इसके सॉल्यूशन पर ध्यान दिया जाए। इसी के तहत उन्होंने 7 तारीख को जो नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे, इसलिए उन्होंने सचिवालय में ये उसके विषय में एजेंडे से जुड़े मुद्दों को रखा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ केंद्र पोषित योजनाओं और नीतियों के भी संबंध में बातें कही। इसमें हिमालयी राज्यों के लिए उनकी पारिस्थितिकी एवं भौगोलिक दृष्टि का भी उन्होंने ध्यान रखा। उन्होंने नीति आयोग को कहा कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है जहाँ पर जरूरतें बहुत बड़ी हैं। यहाँ पर जो ठंड प्रदेश है इसकी जरूरतों के हिसाब से वहाँ पर काम करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी का भगवान केदारनाथ के साथ ही राज्य के अन्य धामों के प्रति विशेष आस्था की बात कही है। गत वर्ष अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाया जाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने की बात उन्होंने कहा है। चलिए, शुक्रिया यशराज, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।
और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।